स्कूल लाइफ में टीचर्स के दिए हुए जो ट्रॉमास होते हैं वो नहीं भूले जाते। आपको ऐसा कोई वाक़या याद है? कुछ वाक़यात ऐसे हैं स्कूल के, जब भी मैं याद करता हूँ तो बहुत ट्रॉमेटिक वो वाक़यात है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस होता हूँ। हैं तो बहुत सारे, बिकॉज स्कूल का जब भी नाम आता है सो इट ट्रिगर्स अ लॉट। आई वुड नेवर वांट टू गो बैक टू स्कूल। लोग होते हैं ना नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं समटाइम्स कि हम वापस स्कूल जाएंगे, अपने टीचर्स से मिलेंगे। आई हैड दिस फीलिंग आई वुड नेवर वांट टू गो बैक टू स्कूल अगेन। मुझे अच्छी तरह याद है कि सिंड्रेला की परफॉर्मेंस थी और मेरी आर्ट टीचर ही ज़्यादातर टैब्लो डिज़ाइन करती थी सारी चीज़ें। उसमें बहुत सारे उसके डायलॉग्स थे सिंड्रेला के, क्योंकि मेन कैरेक्टर ही वो था। तो वो बच्चे बाकी याद नहीं कर सके थे क्लास में, वो मैंने याद कर लिया था बहुत जल्दी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि जी इस बार तो जो है इस तरह का ड्रेस पहनने मिलेगा और सिंड्रेला की तरह स्टेज पे मैं परफॉर्म करूँगी और सारी चीज़ें जो बच्चा फैंटेसाइज कर सकता है। अब मैं तो इतना बिल्कुल सारी इमेजिनरी मेरी वर्ल्ड कंप्लीट थी। अब वो कोलैप्स उस वक्त हुई कि जब मैं टीचर के पास गई सुनाने और सारी चीज़ें, उसमें भी मैं पास हो गई ऑडिशन के अंदर भी, लेकिन टीचर को मैंने दूसरी टीचर के साथ बात करते हुए सुना, सिंड्रेला की गर्दन टेढ़ी नहीं होती, वो परफेक्ट होती है, वो डिफॉर्म नहीं होती। हमारे एक सर होते थे, आई वॉज इन ग्रेड 5 एंड वो इस्लामियात के सर थे और वो उन्होंने ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मल याद करने बोली थी। एंड वो मुझे नहीं याद थी और वो याद होती भी नहीं थी। तो वो सोटी लाते थे, वो जो whip होती है ना एक तरह से, वो जो दरख्त की वो स्विंगिंग वाली पतली लकड़ी होती है, तो वो मारते थे जिसको याद नहीं होती थी। तो उनकी क्लास में जाने से जिस दिन याद ना हो सूरत, कोई भी सूरत मुझे उस पर पड़ी थी, ईमान मुफस्सिल नहीं मुझे याद थी, तो वो उस पर ना वो ज़ुप करके आवाज़ आती थी डंडी। मैं बड़ा कतराती थी उनके, अगर सूरत स्पेशली आपको याद ना हो कि वो सबके सामने फिर वो खड़ा करते थे और फिर सब 5-6 बच्चे खड़े होते थे और फिर एक एक के पास आके वो ज़ुप 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 ज़ुप। तो वो एक मुझे आई स्टिल रिमेंबर एंड दैट्स नॉट अ गुड मेमोरी। अजीब सा होता है सोच के। आई रिमेंबर कि हमारे स्कूल में मैथ्स पनिशमेंट मिलती थी। अगर आपकी गलती है या नहीं है, अगर क्लास में शोर हो रहा है तो सबको इकट्ठे सज़ा मिलती थी। और बेसिकली एक टीचर को नज़र आ गया कोई शोर कर रहा है तो वो मुर्गा बना देगा और सबको पिटाई होगी, सबकी। आपने शोर किया या नहीं किया। तो दिस हैज़ वेंट ऑन फॉर लाइक मल्टीपल ईयर्स, 3-4 साल 5 साल तक। और अगर आपने कुछ बोला कि मैं शोर नहीं कर रहा था या मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो आपको और पड़ती थी कि ज़ुबान चला रहे हैं। तो आई थिंक ये इस चीज़ से मैंने बहुत अच्छा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। जस्ट बिकॉज समवन इज़ बिगर देन मी इन टर्म्स ऑफ साइज और समवन इज़ इन टर्म्स ऑफ रैंक, इफ समवन इज़ यू नो एट अ हायर पोजिशन, तो इवन इफ आई एम राइट आई एम नॉट सपोज टू से दैट, एंड दैट पर्सन हैज़ एवरी राइट टू पनिश मी इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर एक हमारी टीचर थी जिनको बहुत एक आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों पे बच्चों को क्लास के पीछे खड़ा कर देती थी पूरे दिन के लिए। तो जब आप पूरे दिन के लिए क्लास के पीछे खड़े हैं तो हर नई आने वाली सब्जेक्ट टीचर आपसे पूछती हैं कि आप वहाँ क्यों खड़े हैं। एंड देन पूरी क्लास के सामने जब आप बताते हैं कि मुझे पनिश किया गया है ड्यू टू वट एवर रीज़न, वो ह्यूमिलिएशन मुझे याद आती है, वो ट्रॉमा मुझे याद आता है कि तमाम क्लास के सामने जब मैं खड़ी होती थी, कभी एक टांग पे या फिर एक और, हमारे ज़माने में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि यू आर आस्क्ड टू राइट 100 टाइम्स ऑन द बोर्ड कि आई विल नॉट टॉक इन द क्लास या आई विल नॉट मिस माई होमवर्क या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें हमारे ही अपने क्लास फेलोज़ हम पे हंस रहे होते थे या बातें बना रहे होते थे, एंड देन दे वुड डिस्टेंट यू फ्रॉम यू इन द ब्रेक्स, आपसे खेला नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीज़न था, क्या चीज़ थी। शी वॉज क्वाइट पर्सनल विद मी। मतलब जो है वो क्लास में भी बैठ के जो है वो बीच में अगर कोई क्वेश्चन कर लिया, कुछ कर लिया, तो शी यूज्ड टू निग्लेक्ट मी समटाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। मतलब एक जिस तरीके से फोर्सअप पकड़ना होता है ना आपको, जब वो आपने उसको डाइसेक्ट करना होता है चीज़ों को, उनको उसको पकड़ने के ऊपर भी मेरा एतराज़ होता था कि ये आपने कैसे पकड़ा हुआ है इसको, तुम्हें नहीं आता करना, तुम नहीं कर सकती ये चीज़ है ना, तुमने सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया, ये वाली चीज़ होती थी। और मतलब शी मेड मी हेट बायोलॉजी। आई डोंट नो, वो शायद हो सकता है हमें देखें भी इसके थ्रू। और वो प्रिंसिपल उनके दोस्त थे, मैथ पढ़ाते थे हमें। तो जब अब्बू बीमार हुए हैं तो उन्होंने प्रॉमिस किया था हमारी फैमिली के साथ कि इन बच्चों की मैं फ़ीस, इनसे बच्चों की फ़ीस नहीं लूँगा इनसे। खैर अब्बू की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, बीमार होने के तकरीबन 1 माह के बाद डेथ हो गई उनकी।
तो रवैया फिर बदलना शुरू हुआ। जो रवैया था हमने देखा अपने टीचर का कि कैसे चेंज होता है, लोग कैसे बदल जाते हैं। अबू की डेथ के बाद जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा तो किया उन्होंने, लेकिन हमने देखा कि वो बड़े चिड़चिड़े हो गए, बिला वजह मारना शुरू कर दिया उन्होंने। मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना था कुछ अर्से के बाद, तो मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने पास खड़ा किया और बिला वजह मेरा कान जो है ना उसे मरोड़ना शुरू कर दिया और चांटे मारना शुरू कर दी, वजह भी नहीं बताई कि मसला क्या है। तो मसला सिर्फ फ़ीस थी कि फ़ीस नहीं दी जा रही थी उन्हें, प्रॉब्लम सिर्फ ये थी। खैर मैट्रिक किया उसी स्कूल में, लेकिन ये ऐसा ट्रॉमा है मुझे जब भी याद आता है तो मैं कभी टीचर से इंस्पायर नहीं होता, शायद यही वजह है। वो मेरी एक उर्दू की टीचर हुआ करती थी हमारी, उनकी वो एक थप्पड़ है। और आज भी जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाने बिठाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं कॉन्शियसली एफ़र्ट कर रही होती हूँ कि मेरा हाथ ना उठे, मेरी आवाज़ बुलंद ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे उर्दू की टीचर याद आती हैं, वो थप्पड़ याद आता है। और वो मुझे याद भी नहीं है कि किस बात पे पढ़ा था। मैं शायद क्लास में ज़्यादा बोल रही होंगी या किसी क्लास फेलो से बात की होगी या किसी से कोई पेंसिल मांग ली होगी, बट मेरे नज़दीक वो वजह इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी वो थप्पड़ की आवाज़ है या उस थप्पड़ की वो चोट है जिसने मेरी गाल से ज़्यादा मेरे दिल और दिमाग पे लगाई थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि उस सब्जेक्ट में मैंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था। हमारी इस्लामियात की टीचर वाज लाइक आफ्टर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कि दुपट्टा ऐसे पहनो और ऐसे चलो और ऐसे मत बैठो और लड़कों से बात नहीं करो। एंड देन शी गेट टू नो दैट आई बिलोंग टू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ सेक्ट इन द कम्युनिटी। तो वो फिर जो है वो और भी ज़्यादा कि आप लोगों को तो तरीका ही नहीं आता है और आप लोग तो ऐसे घूमते हैं। तो वो उनका पिन पॉइंट करना तो चल ही रहा था, बट साथ साथ हमारे फ़िज़िक्स के जो टीचर थे उनका हर छोटी छोटी बात पर डिग्रेड करना और इंसल्ट करना वो शुरू हो गया था। एक सॉर्ट ऑफ अगर आप बुलिंग की बात करें ना तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स बुलिंग करेंगे, बट मुझे जो फेस करना पड़ा वो टीचर्स की तरफ से बुली था। उन्होंने हर क्लास में मुझे पिन पॉइंट करते थे, मुझे चीज़ों पर टोकते थे। मैं अगर क्लास में शफल होते थे हम एवरी वीक शफलिंग चलती थी एंड दैट वाज स्टैंडर्ड। तो जब मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठी थी तो मुझे बाकायदा नाम कॉल करके बुलाकर कहते थे कि यू डोंट नो शिट, आप आएँ और फर्स्ट सीट पे बैठें, यू डोंट नो एनीथिंग। उस चीज़ रादर देन यू सपोर्ट अ चाइल्ड, व्हाट वर यू डू, आप क्या कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पर्सनल हो चुकी थी कि वी वर इन अ कोएड सेटअप ऑफ एजुकेशन, और उसके अंदर जो है वो वंस अपॉन अ टाइम हम लोग जो है वो उनकी क्लास थी, वो क्लास में मौजूद थी और हम लोग जो हैं वो आई डोंट नो हाफ ऑफ आवर क्लास या हम लोगों का ग्रुप इस तरीके से ऊपर आ रहा था क्लास के अंदर ही ना, और बाहर से मेरे जूनियर्स गुजारे थे। सो वी जस्ट लाफ्ड एट समथिंग, और उसके बाद जो है वो मैं क्लास में आई हूँ, वो थोड़ी देर बाद मुझे क्लास से बाहर लेकर गई और उन्होंने मुझे बोला ये आपकी जो है वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो आप कुछ नहीं हासिल कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी में, कि एक तरह से जो है वो कैरेक्टर के ऊपर बात आ जाती है ना, जिस तरीके से वो उन्होंने थोड़ा सा करने की कोशिश की। तो दैट लेफ्ट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पर्सन ऑन मी एज वेल, एंड द सब्जेक्ट शी वाज टीचिंग टू मी, मुझे उससे भी चिढ़ोना शुरू हो गई। कैरेक्टर के ऊपर बात करने के लिए यार किसी के पास भी राइट नहीं होना चाहिए, व्हाट आई बिलीव, ठीक है। आपको नहीं, आप नहीं उसकी बात किसी के भी बंदे के बारे में ऐसे जज कर सकते हैं आप। कैरेक्टर असैसिनेशन यार, वो भी टीचर कर रही हैं। हाँ, ये उन्होंने किया था मेरे साथ, और उसके बाद बायो के पेपर की रात भी मैं बैठी हुई थी और मुझे कख नहीं समझ में आ रहा था कि यार इसके अंदर से पढ़ना क्या है, ये क्या चीज़ है। मैं आती थी तो अगेन दैट इस्लामिया टीचर, वो उन्होंने भी अबू से वैसे काफ़ी बातें की थी कि वो तो लड़कों से हर वक्त बातें कर रही होती है, उसका तो और कोई काम ही नहीं है, वो इसके साथ बैठी होती है, उसके साथ बैठी होती है, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है, नॉल दैट। और अगर स्कूल में इतना स्ट्रेसफुल माहौल है तो आई एम श्योर कि फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी बहुत इफेक्ट होता है, मतलब तबीयत भी ख़राब हो जाती है ना अगर इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं आप। मैं उन 2 साल कंटिन्यूसली बीमार रही हूँ, शायद इसी नेगेटिविटी की वजह से। मैं कभी मुझे आज़मा अटैक हो जाता था, कभी मुझे साइनसेस हो जाता था, कभी मुझे अचानक से स्कूल में चक्कर खा के गिर जाती थी। तो मुझे लगता है मेरी सोल को वो चीज़ें बहुत हर्ट की हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स हम डेवलप कर रहे हैं बच्चों में कि पेट में दर्द है, गट ख़राब हो रहा है, क्यों हो रहा है? एंजाइटी क्यों हो रही है इसको? दिस हैपेंड विद माई सन कि एवरी सिंगल डे ही वाज क्राइंग। वो बेचारा ज़मीन पे बैठ जाता था, पैर पकड़ लेता था कि मुझे नहीं भेजें, डोंट सेपरेट मी फ्रॉम यू।
जब पहले मैंने कहा चाहे बच्चों को होती है एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी है, बट देन almost a year went by and it wasn't going, and I thought of it कि this is not normal. And every time I would go to the principal, she would सब बच्चे करते हैं, सब बच्चे करते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं, सब ठीक हो जाएंगे. But then you know, as a mother, my instincts were telling me there's something wrong. तो मैंने एक दिन अपने बेटे को बिठाया, मैंने कहा बेटा मैं आपको नहीं भेजूंगी. If you don't want to go to school, don't go to school, but you have to tell me what's going on. क्या चल रहा है? तो थोड़ा सा उसने बस ये बोला, my English teacher जो है वो मेरी mean है थोड़ी सी, वो भी बड़े सहमे उसमें. मैंने कहा अच्छा ठीक है. आई वेंट टू द प्रिंसिपल एंड आई सेड कि आई वांट टू सी दिस टीचर, क्या मसला चल रहा है. देन आई फाउंड आउट कि अच्छा भाई बच्चा तो पूरे साल जो है वो पब्लिक शेम हो रहा है, क्लास के अंदर उसको इस तरह से बिठा के काम करवाया जा रहा है. तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप यू नो व्हाई डोंट यू जस्ट सेंड द वर्क होम, मैं कंप्लीट करवा दूँगी, व्हाई आर यू प्रेशराइजिंग द किड अगर वो नहीं कर सकता अभी. तो शी सेड कि यू नो इट इज़ माई जॉब टू टीच द चाइल्ड, मैं इसको ओ लेवल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो डोंट टेल मी हाउ टू डू माई जॉब. 6-year-old. And then she said कि I know your son very well, इसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम है और ये उन बच्चों में से है जिसके हलक में हाथ डाल के निकालना पड़ता है. And sitting there and thinking कि oh my god, this is the way she talks about my son to me. तो मैं जब यहाँ नहीं होती तो क्या होता है मेरे बेटे के साथ. So then he started developing some real symptoms like selective mutism, started stuttering, bedwetting. Eventually I had to withdraw him from the school. And it's been 3 years and we are still working. I'm a therapist. I am still working on his educational trauma. Every day we go through coping mechanisms, physiological sides. The mere idea of going to school will send him in an anxiety panic attack. It is that real. मेरे एक टीचर थे मैथ के, उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा रोका. उन्होंने 3 से 4 दफ़ा मुझे ये बात भी बोली कि नहीं बस मैं तुम गलत बोलोगी. दूसरे बच्चे को पॉइंट किया, तुम बोलो. जब मैंने ये सुनना शुरू किया, नहीं बस यू आर नॉट राइट, हाउ डेयर यू टू आंसर दिस, ये आपने कैसे बोला है, ये तो गलत है, आपने घर में नहीं पढ़ा, आपने क्यों नहीं पढ़ा. सिर्फ मैं ही क्या, हर इंसान के लिए ये होगा कि आप पब्लिकली जब एक बात कर रहे हो और उसमें आपको ह्यूमिलेशन मिल जाए या आपको कोई रोक दे इस बात पे कि नहीं आपने ये गलत बोला है, तो आप वहीं रुक जाओगे और उसके बाद वो बात बोलने से आप डरोगे. उसके बाद में आहिस्ता मेरा वो बैकफॉल शुरू हो गया. अभी भी आई कैन आंसर मैथ, लेकिन आफ्टर थिंकिंग अ व्हाइल. तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मेरी लाइफ में. मेरी कमज़ोरी है, मैथ मेरी एक कमज़ोरी बन गई है. आई डोंट नो व्हाई. और सोचने की बात यह है कि इस बिहेवियर की वजह से आप उनके सब्जेक्ट में परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, मतलब बेसिक काम भी नहीं हो पा रहा. तो वो मुझे उस चीज़ की कोई खुशी नहीं है याद करने की कि मैंने बड़ी डंडे खा के माने मुफस्सल याद कर ली. सेकेंडली यही चीज़ प्यार से भी हो सकती है. एंड हर चीज़ का लर्निंग एक प्रोसेस होता है. शायद अगर मैं वो 5th ग्रेड में याद नहीं करती, तो अगर आप मुझे नर्चर करते, मोहब्बत देते, तो शायद मैं 7th ग्रेड में जाके और अच्छे से याद कर लेती. शायद मैं क़िरत के साथ याद कर लेती, शायद मैं और बेटर अंदाज में उसको प्रेजेंट कर लेती. सो इट्स नेवर अबाउट कि डंडा वर्क्स बट इट शैटर्स पीपल फ्रॉम इनसाइड. तो जब पता चला कि A ग्रेड आया सॉरी, तो आई वाज लाइक ओह किसका, मेरा रियली, मैथ को हटा के या मैथ के साथ. मतलब ये समझ कि मैथ में फेल हो गई हूँ, बाकी A ग्रेड आ गया. हाउ इज़ दैट पॉसिबल? आई रिमेंबर माई मैथ्स टीचर. बेसिकली जो मेरे मैथ्स टीचर थे और फिज़िक्स टीचर थे, दे बोथ यूज्ड टू रन अ ट्यूशन सेंटर. एंड आई वाज द स्टार ऑफ द ट्यूशन सेंटर, जो कि फ़िज़िक्स वाले सर थे उनका, और जो मैथ्स वाले सर थे, क्योंकि मैं मैथ्स उनके पास नहीं पढ़ता था जाके, मैं किसी और से पढ़ता था, तो वो एक स्टार प्रिपेयर कर रहे थे. स्टार वाज सपोज टू बी बॉर्न. सही है, वो एक स्टार प्रिपेयर करते थे. तो जब मेरा स्कोर कम आता था ना मैथ्स में, तो मुझे मारते थे. लाइक आई रिमेंबर आई हैड लाइक 94-95 आउट ऑफ 100. ज़िंदगी में बहुत कम हुआ कि ऐसे होंगे जिसमें मेरे 100 में से 90+ आए मैथ्स पे, लेकिन इट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स. उन्होंने फिर भी मुझे मारा था. आई रिमेंबर दैट. एंड आई न्यू कि इट वाज आउट ऑफ मैलिस, क्योंकि और किसी को नहीं पढ़ी. आई हेटेड मैथ्स. एवरीबडी यूज्ड टू से कि अच्छा तुमसे मैथ्स होता नहीं है, लेकिन मैं कहता था नहीं, मुझे मैथ्स करना नहीं है. इट्स नॉट लाइक, आई थिंक इट यूज्ड टू ब्रिंग दोज मेमोरीज एक्चुअली. I just thought about it right now अभी कि यार एक्चुअली इस वजह से मेरा मैथ के साथ रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया, मोस्ट लाइकली इसी वजह से, क्योंकि ही इज़ द ओनली मैथ्स टीचर आई रिमेंबर.
बाकी टीचर्स आए हैं और तो बहुत बेहतर टीचर्स भी आए हैं, लेकिन ही इज़ द ओनली टीचर आई रिमेंबर। ये मैथ्स के टीचर्स क्या कर रहे हैं? हर अगली स्टोरी मैथ्स के बारे में है, मतलब मैथ्स के सब्जेक्ट में कोई स्पेशल बात है, क्या है? Math anxiety is basically a child who did not understood math or he did not have a good teacher and he was intimidated. So anytime a child is intimidated by math, he will develop math anxiety. But that does not mean that a child is incapable of learning it. It's just that कि वो जब टाइम था उसका सीखने का, उसको नहीं समझ में आई वो बात, और instead of helping him or her, like bringing it down to their level, they were ridiculed for it. उनको सज़ा दी गई, तो बस वो ट्रॉमा बैठ गया दिल में, और फिर वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपने आप को एक लेबल तारी कर लिया कि मुझे तो मैथ एंजाइटी है, मैं कर ही नहीं सकती। 2 बच्चे 3 बच्चे बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छे थे, तो वो उनकी आंखों का तारा, हम क्या? मैं ये सोच रही हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा आपके ऊपर? उस जुमले का इम्पैक्ट ये था कि मुझे ये चीज़ कंफर्म होगी मेरे लिए कि मैं ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ डिज़र्व नहीं करती। उसकी समझे कि इतनी इंटेंसिटी हो गई थी कि मेरे मुंह से टेढ़ी नहीं निकलता था। आज मैं इतने सालों के बाद, आज 38 सालों के बाद मैं बोल सकती हूँ कि वे टेढ़ी बोल सकती हूँ बहुत नॉर्मल तरीके से। ये वर्ड मैं पढ़ती थी जब उर्दू रीडिंग के लिए, तो होता है ना, टीचर खड़ा करता है और आपको कहता है कि जी पढ़ो, मैं टेढ़ी स्किप करती थी। और अगर मजबूरी में कभी पढ़ना पड़ जाए कि टीचर ने फोर्स किया कि ये दोबारा से लाइन पढ़ो, और मैं दोबारा से वो लाइन पढ़ूँ, तो वो मेरा आंसू गिरता था, फिर वो वर्ड निकलता था। It left an impact. When I go back and see my results of that specific subject, तो मैं उसको फिर कोरिलेट सिर्फ उस एक इंसिडेंट से कर सकती हूँ, मैं और किसी चीज़ से नहीं कर सकती। आई हैड नेवर बिन एन बैड स्टूडेंट, आई यूज टू बी एवरेज, लेकिन उसमें मेरे एवरेज नंबर्स भी नहीं है। वो वाली एक चीज़ हो गई ना क्रिएट, कि मैं 4 लोगों के बीच में खड़े होकर क्लियरली बात, मैं कॉन्फिडेंटली बात करूँ, मैं नहीं करूँ, मैं उन लोगों से ही दोबारा इंटरेक्ट करूँ, नहीं करूँ अब स्कूल में, वो वाली चीज़ हो गई। यू फील हेल्पलेस क्योंकि कोई कुछ कर भी नहीं सकता था ना, क्योंकि आप हैं और वो टीचर है। कोई प्रिंसिपल हर वक्त तो राउंड्स नहीं ले रहा ना, आप हर वक्त जा के शिकायतें लगाएंगे। पेरेंट्स भी समहाउ आपको तसल्ली दे देते थे कि कुछ नहीं है बेटा, अच्छा चलो, हाँ तुमने गंदी बात है ना, तुमने याद नहीं की थी, सूरत करनी चाहिए थी ना याद। कोई बात नहीं, तुम ही ने कुछ गलत किया होगा, तुम ही ने कुछ किया होगा। वो स्टेटमेंट बच्चे को ज़्यादा कंफ्यूज करता है। बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने क्या किया है। आप उसको प्यार और शफकत से बताएं। लेकिन फिर एक और डिबेट स्टार्ट हो जाती है ना कि इमोशनल वेल बीइंग और सेफ्टी का ख्याल तो पेरेंट्स रखेंगे, हम क्यों रखें? आई थिंक स्पेशली मैं टीनेजर्स की बात करूँ तो दे स्पेंड मोर टाइम विद देयर टीचर्स देन दे स्पेंड विद देयर पेरेंट्स। बट अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं है ना, तो मतलब देयर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहाइंड इट, देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न। और आई थिंक 80-90% चांस ये होता है कि अगर आप उस बच्चे की बात सुन लेंगे और आप उसको रियलाइज़ कर लेंगे वो वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम, तो आप उसको डील बेहतर तरीके से करेंगे। और बच्चों का ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि समटाइम्स स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन घर पे या बाहर कोई ऐसी बात हुई होती है जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब होता है, तो उसके ग्रेड्स पे भी फिर इफेक्ट हो रहा होता है। उस टाइम पे मैं मदरसे से वापस आ रही थी। ऐसे वाक़यात बहुत सारे बच्चियों के साथ होते होंगे जो कि बच्चियाँ शेयर नहीं करती होंगी। मैंने भी बहुत अरसे के बाद शेयर किया। आ रही थी वापस तो अपने फ्लैट में मैं जा रही थी, वहाँ पे एक बंदे ने रोका एंड ही ट्राई टू हरास मी। एक और मदरसे में मैं गई, वहाँ पर एक कारी साहब थे। एज अ चाइल्ड मुझे नहीं पता था कि बात कब किससे किधर कैसे शेयर करनी है, तो मैंने उनसे शेयर कर दी थी ये बात। उन्होंने भी इसका गलत फ़ायदा उठाया, राइट। ही ऑल्सो ट्राई टू असॉल्ट मी। नहीं, किसी टीचर ने नहीं करी। मेरे पूरे लाइफ के जो स्कूल का टाइम गुजरा है उसमें कोई टीचर ऐसी नहीं थी, ना मैंने देखी है कि वो इस तरह से पूछे बच्चे को देख के कि आपके साथ कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं, कंप्लेंट्स तो जाती थी कि भाई ये सही से नहीं पढ़ रही या इसके साथ आप घर में और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाएं और ये सब, लेकिन कोई इस वे में नहीं जाता था कि कोई और इशू भी हो सकता है। ये सारी स्टोरीज ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। इतने लोग हैं जो ट्रॉमेटाइज्ड हैं स्कूल और टीचर्स के हाथों। मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर स्कूल तो बच्चों की बेहतरी के लिए बना था ना, तो फिर ये सब क्या है? नॉर्मली हम लोग का ख्याल होता है कि स्कूल यकीनन किसी साइंटिफिक रिसर्च और लॉजिक के तहत बनाए गए होंगे,
एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री हैं। इनिशियली जब ह्यूमन रेस इस सरज़मीन पे आबाद हुई आके, तो ये लोग थे हंटर गैदरर्स, यानी ये लोग शिकार करते थे और ये जंगलों से जो भी नेचर आपको प्रोवाइड कर रही है, फल हर्ब्स जो भी हैं, उसको जाके कलेक्ट करते थे। उस दौर में चाइल्डिज़म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। चाइल्डिज़म क्या है? चाइल्डिज़म इज़ बेसिकली कि हम बच्चों को एज अ इन्फीरियर देखें और उनको उनके राइट्स ना दें कि भाई ये हमसे जैसे एडल्ट ह्यूमन से डिफरेंट हैं, या इन ये लोग और ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन बच्चे जो हैं वो शैतान होते हैं, शरारती होते हैं, उनको काबू में करना ज़रूरी है। ये चाइल्डिज़म कहलाता है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ एग्रीकल्चर, ज़राअत ईजाद कर ली इंसान ने। उससे पूरी की पूरी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो बदल गया। एक तो बच्चे थोड़े पहले कम होते थे, आबादी बढ़ना शुरू हो गई ज़राअत की ईजाद के बाद। अब बच्चे बड़े तो उसका मतलब है ज़्यादा मुँह भी हैं आपके पास खिलाने वाले, आपको ज़्यादा लोगों को खिलाना है। इसका मतलब है कि आपको बच्चों को भी लगाना पड़ा खेती बाड़ी के अंदर। तो यहाँ से शुरू हुआ चाइल्ड लेबर आपका इनिशियली। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ? पहले हम लोग खेल खेल में सब कुछ सीखते थे, अब आ गया वर्क, काम 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 करना है। काम जो है वो आपकी फैमिली वैल्यू बन गई, सोसाइटी की वैल्यू बन गई। और बच्चे तो हैं ही आपके स्लेव बॉन्डेड लेबर, उनसे आपने काम करवाना है सारा दिन। खेल कूद बिल्कुल ममनू हो गया। और एक और चक्कर कि अब बच्चे की नेचर अल्लाह ने बनाई है कि वो खेलेगा कूदेगा और ऐसे सीखेगा। जब आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे तो क्या होगा? अब बच्चा रेजिस्ट करेगा। तो उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए, उनकी विल को ब्रेक करने के लिए दे स्टार्टेड बीटिंग अप द किड्स, उनको ट्रेन कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो हमारे आजकल मौजूदा दौर के जो हम जैसे हम बच्चों को रेफ़र करते हैं ना, वो ज़राअत से बड़े मुतासिर हैं कि हम जिस तरह से रेज़ द किड्स, जिस तरह से हम रेज़ द क्रॉप्स होती है ना, हम रेज़ करें बच्चे। फिर अच्छा, अब हो गई हायरार्कीज़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिसके पास लैंड है वो ज़्यादा वेल्दी है। उसके बाद नीचे नोबल्स आ गए, फिर मर्चेंट्स आ गए, फिर आखिर में आ गया बेचारा हारी जो भी उस पर लैंड पे काम करता है, और उससे भी नीचे आ गए बच्चे। बच्चे तो मतलब बिल्कुल ही फिस गए सारे सिलसिले के अंदर। यहाँ से शुरू हुआ चाइल्डिज़म की बुनियाद, यहाँ से पड़ी, जहाँ से अपने बच्चों को इन्फीरियर देखना शुरू किया। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बच्चों को आपने भेजा फैक्ट्रीज़ के अंदर। चले ज़राअत के अंदर एटलीस्ट बच्चे खुली धूप में और ज़मीन के साथ थे, कुछ रिश्ता था उनका नेचर के साथ। अब आप कम्प्लीटली आ गए इंडस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर डार्क डिंगी बिल्कुल एक अपने बच्चों से चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं ना। ये मैं आपको बता रही हूँ, जिस ज़माने में स्कूल इन्वेंट हुए उस वक्त ह्यूमन सोसाइटी की हालत क्या थी, ये हालात थे। नॉलेज कंट्रोल उस ज़माने में था चर्चेस के पास। अच्छा, अब क्या होगा? जो नीचे जो जनरल पॉपुलेशन है उसका काम क्या है? रट्टा लगाओ, फॉलो करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। क्वेश्चन नहीं करो अथॉरिटी को। बट वन थिंग दैट रिमेन कॉन्स्टेंट वाज चाइल्डिज़म, कि आपने बच्चे को ज़ाहिर सी बातें बिठा के रखना है और पढ़ाना है तो डंडे से पढ़ाना है, क्योंकि अदरवाइज़ रट्टा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, और स्पेशली आपका इंटरेस्ट ना हो। तो ये वो चलता आ रहा है वहाँ से। उसके बाद आपका क्या आया? ये प्रशिया के अंदर कंपलसरी स्कूलिंग आई। अभी तक तो चलें ये आपकी थी कि भाई आओ पढ़ो हमारे साथ। अब आई कंपलसरी स्कूलिंग, प्रशिया वर्सेस जर्मनी प्रेजेंट डे। वहाँ पे एक साहब थे ऑगस्ट हर्मन के नाम से, उन्होंने पहली दफ़ा ईजाद किया करिकुलम। उन्होंने बोला करिकुलम, और उसके बाद मैं खुद टीचर्स को ट्रेन करूँगा। उन्होंने क्लासेस के अंदर वो लगाए जो आपकी आवर क्लासेस होते हैं। ही ब्रॉट द आइडिया ऑफ स्केड्यूल्स एंड दोज टाइम टेबल्स। ये मॉडर्न डे स्कूल यहाँ से अब बनना शुरू हुआ है। अब क्या वो वही जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, लुकिंग एट द चिल्ड्रन एज इन्फीरियर, ब्रेकिंग देयर विल वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब यहाँ से हम आते हैं 18वीं सदी पे। 18वीं सदी का जो टाइम था ना, वो था रेवोल्यूशंस का टाइम। फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही है डिफरेंट, स्पेशली यूरोप के अंदर। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो मोनार्कीज थी उनको डर लगा कि भाई रेवोल्यूशन हमारे यहाँ भी आ जाएगी। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई स्कूल्स के अंदर कि अगर हम स्कूल्स को स्टेट ओन कर लें तो वी कैन इंडोक्ट्रिनेट आवर सिटीजन्स। इससे पहले कि उनकी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आएँ, हम करिकुलम को पहले से ओन कर लें ताकि हमें पता हो कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और हमारे सिटीज़न कैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ से आ गई आपकी प्रशिया की कंपलसरी स्कूलिंग। कंपलसरी अटेंडेंस पहली दफ़ा आई, विच बेसिकली मीन जितनी हायरार्की होगी उतना ज़्यादा बच्चों को जूदो कोप किया जाएगा, ताकि उनकी फ्री विल एंड फ्री स्पिरिट को ख़त्म किया जाए, रिबेलियन को ख़त्म किया जाए। एंड इट स्टार्ट्स ऑफ कोर्स एट द होम लेवल। उतनी ज़्यादा ट्रेडिशनल पेरेंटिंग होगी, उतनी ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंटिंग होगी, और फिर वही चीज़ें आपको स्कूल में नज़र आएंगी कि वो बच्चों से इसी तरह से बात की जा रही है, उसी तरह से डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, उनकी कोई इंटरेस्ट बेस नहीं है, उनको बस जो हम सिखा रहे हैं वो सीखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो नाउ कम्स स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कूल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम,
स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। अब उन्होंने क्या किया इंडस्ट्री मॉडल के ऊपर, अब इन्होंने किया बच्चों को सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू एज। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को जैसे करते हैं ना बैचेस के अंदर हमने उनको प्रोड्यूस करना है, फिर वो एक असेंबली लाइन के अंदर बैचेस चल रहे हैं, हर टीचर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालेगा ताकि वो थोड़ी सी वैल्यू एडिशन हो गई। फिर क्वालिटी टेस्ट होगा, वो करेंगे टेस्टिंग करेंगे स्टैंडर्डाइज के ऊपर कि अच्छा भाई क्या सीखा या नहीं, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड ए है, बी है, सी है या फेलियर है, एफ है। तो ये बने सारे के सारे आपका मौजूदा मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम विच एग्जिस्ट टुडे। एंड आई थिंक पर्सपेक्टिव शिफ्ट की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हम माँ की गोद के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, माँ की गोद बहुत ज़रूरी है, माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, ठीक है मान लिया होती है। अब दूसरी दरसगाह की भी बात कर लेते हैं। स्कूल बच्चा कब से जाना शुरू करता है? 2.5-3 साल से, और 14-15 साल की उम्र तक जाते रहते हैं। ये वो एजेस हैं जिसमें लाइफ स्क्रिप्ट बन रही होती है हमारी बच्चों की। तो क्या उस्ताद या स्कूल पॉलिसीज़ या ये पूरा एक्सपीरियंस क्या बच्चों की इमोशनल वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? फीस किस चीज़ की लेते हैं वो? इमोशनल वेलबींग की जिम्मेदारी जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो हमारा पूरा माहौल उसका ज़िम्मेदार होता है। पेरेंटिंग प्लस माहौल प्लस आप जहाँ रहते हो, वो जहाँ जाते हो, जहाँ उठते हो बैठते हो, वो सब एक रोल अदा कर रहा होता है अपने जो सोसाइटी के यंगस्टर हैं उनको बड़ा करने के लिए। कैसे अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं वो लोग कि नहीं हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? नहीं है ज़िम्मेदारी, क्यों नहीं है, लेनी चाहिए है। अब फोर्सफुली तो हम नहीं दे सकते ऑब्वियसली। देखें टीचिंग भी ना एक आप कह लें स्किल है जो हर कोई नहीं कर सकता, मैं तो यही मानती हूँ। ठीक, टीचिंग इज़ अ टफ जॉब। जब आप इसमें एंटर हो रहे हैं ना, you need to know what are you getting into. You have to be passionate about it. If you're not passionate about teaching, don't join teaching. Don't mess up anyone's future. अगर आप पैशनेट नहीं है टीचिंग को लेके तो आप सिर्फ बच्चे बर्बाद करेंगे आप। लेकिन टीचर्स कहते हैं कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो सारी एनर्जी तो उनकी वहाँ ड्रेन हो जाती है, पेशेंस रहता ही नहीं है कोई। जस्ट बिकॉज के वर्कलोड ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज के नोटबुक्स ज़्यादा है, ठीक है, आपको रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, टीचर एग्जॉस्ट हुए होते हैं। हाँ इंसान होते हैं इंसान होते हैं, डांट सकते हैं बच्चों को, लेकिन अपोलोजाइज़ भी कर सकते हैं। हम डांट लेते हैं, अपोलोजाइज़ नहीं करते। क्या टीचर्स के पास इमोशनली डिसरेगुलेटेड होने का कोई एक्सक्यूज़ है? क्योंकि देखें हमारी सोसाइटी तो किसी की भी मेंटल हेल्थ पर रहम नहीं खा रही ना, इंक्लूडिंग टीचर्स। लेकिन क्या हम टीचर्स को इस बात का डिस्काउंट दे सकते हैं कंसिडरिंग कि उनके डिनायल और लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की वजह से कितने बच्चों ने सफ़र किया है और कितने अभी भी कर रहे हैं? So what has happened is that schooling has really taken over the entire family life. तब बच्चा सुबह तो गया हुआ होता है स्कूल, वापस आके खाना पीना करके फिर वो शाम तक बैठा हुआ है होमवर्क ट्यूशन्स के अंदर। बच्चे के पास टाइम कहाँ है? वालिदैन के पास कहाँ टाइम है टू गिव देम एनी काइंड ऑफ वैल्यूज़, टू टीच देम, टू मॉडल एनीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया ना, एडवर्ड रॉस ने जैसे बोला था कि दे एक्चुअली डू रिलाई ऑन टीचर्स टू गिव दोज वैल्यूज़. So in the present day environment, it's not a choice that the teachers have. They absolutely have to be educated and aware of emotional regulation and emotional processing. Because emotional regulation कोई कोर्स नहीं है जो आप बच्चे को सिखाते हैं, देखिए वो आप मॉडल करते हैं, ठीक है। अगर एज अ टीचर यू आर इन चार्ज ऑफ योर इमोशंस एंड यू आर एबल टू को रेगुलेट विद योर ओन स्टूडेंट्स व्हेन दे नीड इट, ऑटोमेटिकली बच्चा सीखेगा। ये कोई चॉइस नहीं है कि मैं नहीं करूँगी इमोशनल रेगुलेशन बच्चे के साथ। इफ़ यू आर वर्किंग विद किड्स, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन यू, इट बिकम्स योर ऑब्लिगेशन, आपका फ़र्ज़ हो जाता है ये। लेकिन ये सब कुछ तो वही लोग करेंगे ना जिन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन राइट रीजंस की वजह से ज्वाइन किया है। दे हैव टू एंटर द प्रोफेशन विद द राइट रीजन। अगर एक टीचर ने इस वजह से ज्वाइन किया ना कि मतलब उसकी कहीं और जॉब नहीं हो रही, या उसको 1 साल के लिए जॉब करना, उसके बाद शादी हो जाएगी उसकी, अब वो 1 साल में उस बच्चे का अपने सब्जेक्ट ख़राब कर दिया, कितने बच्चों का, कितने बच्चों के मैथ्स ख़राब हो गए, कितने बच्चों की केमिस्ट्री ख़राब हो गई, जस्ट बिकॉज कि आपने 1 साल जो है वो करना था, सेविंग करनी थी और चले जाना था। टीचर्स को तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सोचना चाहिए थोड़ा सा। हमारे वक्तों में टीचर्स के पास ज़्यादा अथॉरिटी थी और हमारे पेरेंट्स भी नहीं सुनते थे इतना ज़्यादा, तो हम ऐसी कोई बात कर नहीं सकते थे उनसे, इतना ज़्यादा फ्री थी कि यार हमें टीचर ने बोल दिया तो आगे से पता चलता था हाँ ठीक ही किया है उन्होंने, 2 और ही लगने चाहिए थे ये वाली चीज़ होती थी, ठीक है। तो अब का दौर बहुत डिफरेंट है, अब टीचर्स आंसरेबल होते हैं जी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मेरे ख्याल में टीचर्स को ज़्यादा सोचना चाहिए थोड़ा सा। मुझे ना ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, मतलब आप जेन जी को 1980 के बच्चों के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इज़ देयर सच थिंग एज अ बैड स्टूडेंट? स्पेशली जेन जी को तो बहुत बुरा भला कहा जाता है। और ये जो आजकल की जेन जी है ना, जिसको हम कहते हैं कि बदतमीज़ है और ये सारा कुछ है,
इफ़ दे लाइक अ टीचर वो उसके लिए सब कुछ कर देंगे। इफ़ दे लाइक अ टीचर वो उसके लिए, वो उनके लिए अपनी प्रिंसिपल से भी लड़ जाएंगे, वो उनके लिए अपने माँ बाप से भी लड़ जाएंगे। नहीं, और बड़ी आसानी से ये भी कह दिया जाता है ना कि आजकल की माएँ अपने बच्चों को बड़ा नाजुक कर रही हैं कि नहीं नहीं स्कूल का बाकी किसी पॉलिसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बड़े सेंसिटिव हो गए हैं आजकल के। और जो आजकल के बच्चे हैं दे आर नॉट सेंसिटिव, दे आर जस्ट मोर अवेयर, दे नो देयर राइट्स। नहीं, वो सेंसिटिव इसलिए भी कहते हैं ना कि हम तो इतना पिटे थे, इतने डंडे हमने खाए, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस ठीक की फुल फॉर्म पता है क्या है? ट्रॉमेटाइज्ड, हाइडिंग पेन, इमोशनली अवॉइडेंट, एक्सट्रीमली इनसिक्योर एंड नैकर्ड। ये वाला ठीक है हम। A lot of people do say that कि भाई we turned out fine, हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि इसका क्या क्राइटेरिया है कि हम बिल्कुल ठीक हैं? मतलब आई फाइंड इट वेरी नार्सिसिस्ट कि भाई आप क्या क्यों बोल रहे हैं अपने आप को इस तरह से? कोई क्या स्टैंडर्ड है इस बात का? और आपको ये बात पता है कि अगर आपके साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती ना होती तो आप आज क्या होते? वो क्या पोटेंशियल होता आपका? वी डोंट नो दैट, वी मिस्ड इट, वी मिस्ड द बोट ऑन दैट। ठीक है, पिटाई मेरी भी बहुत हुई है, लाइक आई टोल्ड यू, मेरी भी पिटाई बहुत हुई है। तो एक्चुअली इफ व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू रियलाइज कि पिटाई ने आपके साथ किया क्या। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद उनको भी नहीं पता होगा, उनके माँ बाप ने, उनके टीचर्स ने भी वो उनको नहीं बताया होगा। सो ये नस्ल दर नस्ल जो हम लेते आ रहे हैं लगेज अपने साथ, उसको कहीं ना कहीं तो उतार के फेंकना है ना। मेरे ख्याल से उनके पास वो स्ट्रेटजीज ही नहीं थी, उनको वो किसी ने टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं बताई थी क्लासरूम मैनेजमेंट की, या टीचिंग पेडागोजीज ही उन्हें पता नहीं थी। तो मे बी उनको पता ही नहीं था कि वो जुल्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनसे क्या शिकायत करना है जो इंसान के पास नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। तो सेकेंडली एक और चीज़ ये कि आप ठीक यकीनन नहीं है, बिकॉज अब आप एज एन एडल्ट चाइल्ड अब्यूज़ को बेसिकली इंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों के साथ ज़्यादती होनी चाहिए, चाइल्डिज़म होना चाहिए। तो अगर ये ख्यालात हैं आपके और आप ये समझ रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। इनको ये आइडियाज़ जो इनकी तो थेरेपी होनी चाहिए। नहीं, इस पर तो ये कहा जाता है ना कि ट्रॉमा का वर्ड ओवर यूज़ हो रहा है। हर बात पे ट्रॉमा, टीचर ने डांट दिया ट्रॉमा, ऐसे करके देख लिया तो ट्रॉमा। सेंसिटिव बच्चे हैं, हर बात पे ट्रॉमा हो जाता है। मैं कितने सालों बाद आज मैं बैठी हूँ और इस थप्पड़ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, एंड आई कैन स्टिल फील द पेन, आई कैन स्टिल फील दैट ह्यूमिलिएशन, आई कैन स्टिल रिमेंबर द फेसेस जिन्होंने मुझसे बात बंद कर दिया था क्लास में, बिकॉज ये अच्छी बच्ची नहीं है। ट्रॉमा इज़ वेरी मच रियल, एंड इनफैक्ट हम लोग ट्रॉमा मेजर कर रहे होते हैं, वन ऑफ द टूल्स दैट वी यूज इज एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। सो इट हैज़ मैनी डिफरेंट कैटेगरीज। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई आपका केयर गिवर था, ठीक है, हु येल्ड एट यू और हु अब्यूज्ड यू, इट बिकम्स अ बिग टी ट्रामा, यानी बड़ा ट्रामा है ये। इट्स नॉट इवन अ कोवर्ट ट्रामा। कोवर्ट ट्रामास भी बहुत सारे होते हैं जो कि इतना मंजर आम पे नहीं आते, जिसके अंदर सिर्फ ये कि टीचर जो है वो क्लास के अंदर हाउ स्ट्रिक्ट इज़ अ टीचर, उसने आपको अलाउ नहीं किया फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाने का। छोटी सी बात है, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप अलाउ नहीं कर रहा है। That is also, it becomes a kind of bullying because the teacher is in an authority position and she is dictating how the child is going to behave or not behave. या आपको punish कर दिया क्लास के अंदर, खड़ा किया हुआ है। Shaming, public shaming is used in a lot of schools by the teachers. That is also a covert trauma. टीचर्स को कभी कभी आइडिया नहीं होता कि उनकी इतनी सी बात जो है ना वो किसी बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। The same thing happened with my son. मतलब वो बेचारा सिर्फ स्लो लिखता था, तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ 6-year-old, वो सिर्फ स्लो लिखता था एंड ही वॉज एवरी डे मेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द क्लास फेसिंग द क्लास, कि उनको क्लास के को फेस करके एंड देन यू राइट टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन हिम सो दैट ही राइट्स फास्टर। नाउ द प्रॉब्लम इज एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स ओन पेस, और जब भी आप उसको पुश करेंगे यू आर गोइंग टू कॉज सम ट्रॉमा टू दैट चाइल्ड। अच्छा ज़रा मैं बताऊँ, मेरा उस वक्त भी कोई दिल नहीं चाहता था कुछ बोलने का, बिकॉज हम इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते थे। वो डंडी देख के हम सुन हवास बात कि मुझे कोई डायलॉग ना याद है ना मैं कुछ कहना चाहूँगी, कि वो डंड वो जो लाइट ब्राउन सी जो लकड़ी थी वो itself was enough to make me numb। मतलब मैंने मेरे जहन में ही कुछ नहीं है कि मैं ये कहूँ, वो सुन कर देती ना, आप माउफ हो गया दिमाग। एक बंदा आपको गन पॉइंट पे आके आपसे कोई चीज़ ले जाए, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड उसको बिल्कुल रिड्यूस करें। जब आप बच्चे थे तो आपके साथ क्या हुआ, यही हुआ, ठीक है। दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑब्वियसली।
हमारी हिपोक्रेसी भी तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब अगर हम एडल्ट्स को मारते हैं तो वायलेंस है, और बच्चों को मारते हैं तो वो डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन है। देखिए डिसिप्लिन की ज़रूरत कहाँ से आई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जिसको हम डिसिप्लिन कह रहे हैं आजकल के दौर में, इट वाज बेसिकली अ पैराडाइम एंड टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू ब्रेक द फ्री विल एंड स्पिरिट ऑफ द चाइल्ड, ताकि वो काम करे जो आप उसको कह रहे हैं और वो ना करे जो वो खुद करना चाह रहा है। ठीक है, इफ़ दैट इज़ द आउटलुक कि यार ये डिसिप्लिन है, तो फिर हमें अपनी डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन इज़ अ पर्सन हु इज़ सीकिंग नॉलेज, और नॉलेज सीकर, और तालिब इल्म को अंग्रेज़ी में डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? डिसिप्लिन क्या है? अ फील्ड ऑफ नॉलेज। वो कैसे आएगी? जब बच्चा सीखेगा। अच्छा, पनिशमेंट से बच्चा कभी कुछ नहीं सीखता। पनिशमेंट से वो सीखता कि मुझे इस बंदे से डरना चाहिए, मुझे इस बंदे से बचना चाहिए। एंड इससे क्या होगा? बच्चे दे बिकम बेटर एट लाइंग, दे बिकम बेटर एट हाइडिंग। उससे बच्चे सीखते कुछ नहीं है। इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू बिकम मेंटोर एंड हैव अटैचमेंट, सिक्योर अटैचमेंट विद द चिल्ड्रन। देखिए, जब बच्चों के साथ बॉन्डिंग होगी, बच्चे के साथ सिक्योर अटैचमेंट होगी, बच्चे के साथ आप एक स्पेस देंगे वेयर दे आर फ्री टू एक्सप्रेस and pursue their own interest, not your interest, not the interest of the state, not the interest of the school, where they are free to pursue their interest. तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। So to answer that, what we need to do is to stop forced education models. Forced education दें ना आप बच्चे को। democratic environment में अगर आप पाल रहे हैं, then the school should be the first institute that should be democratic. Democratic का मतलब है the child should have a say in the school governance. The child should be able to decide what they want to learn and what they don't want to learn. The child should be able to quit when they want to. जब आप ये सारी, वही मैं आपसे कहा ना, शुरू में हमने बात की थी इगैलिटेरियन सोसाइटी, आप इगैलिटेरियन मॉडल लेकर आएँ, डेमोक्रेटिक मॉडल लेकर आएँ। जब आप ऑटोमेटिकली चाइल्ड की रिस्पेक्ट करेंगे, आपको कोर्जन की, फोर्स की, पनिशमेंट्स की, इवन रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ उम्मीद है हमारे पास। अब क्या स्कूल्स अपनी पॉलिसीज़ बनाते हुए चाइल्ड साइकोलॉजी को कंसिडर कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन स्कूल। जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तो बाकायदा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होती है, तो अच्छे स्कूल्स की तो होती है, और इन्फोर्समेंट भी होती है। पॉलिसीज़ तो बहुत सारे स्कूल्स की होंगी, इन्फोर्समेंट नहीं होती। बिल पे ले आएँ, एंड अगर किसी स्कूल में ये सब बातें हो रही हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स जहाँ पे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की रसाई नहीं है, हम गली मोहल्ले के स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ पे बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं। तो मुझे लगता है पहले अब टीचर्स कुछ स्कूल्स में इस तरह का है कि मेंटल वेलबींग इज़ फर्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरे अपने बच्चे बहुत छोटे हैं और स्कूल्स जा रहे हैं अब, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ स्कूल्स में है ये चीज़ कि अब उनकी मेंटल वेलबींग के ऊपर काम किया जाता है। यस, अब भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जो मेंटल वेलबींग पर काम नहीं कर रहे और हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या स्कूल पॉलिसीज़ एक इंसान को अलाउ करती हैं कि वो अच्छा टीचर बन सके? फिजिकल अब्यूज सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही बच्चों की क्योंकि अलाउड नहीं है। टीचर नोज कि इफ ही टचेस अनदर स्टूडेंट उनको निकाल दिया जाएगा, सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही। अगर अभी भी अलाउ कर दें तो वो जो इनको पिटाई हुई है ये आगे भी पीटेंगे, लेकिन ये वाले बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कोई पता नहीं है बच्चा जवाब में आपको भी पीटता है, ठीक है, बिकॉज दे जस्ट नो बेटर, वी डिडंट। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पैशनेट टीचर्स हैं ना, वो इन सारी बातों से एग्री करेंगे जो आज हमने की हैं। और ईगो पता है किन की हर्ट होगी? जो पार्ट टाइमर्स हैं, जो इस प्रोफेशन की नोबिलिटी का प्रचार तो बहुत करते हैं लेकिन नोबल एक्ट नहीं करते। कि हीलिंग एंड टीचिंग आर द प्रोफेशंस ऑफ प्रॉफिट्स। हमारे जो प्रॉफिट्स थे वो हीलिंग करते थे और टीचिंग करते थे, दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू डू। तो इसका तो एक बहुत नोबिलिटी है, लाइक यू सेड। तो अगेन you have to reflect on what you are doing and the impact it has. कि वो पढ़े। और बल्कि मुझे एक वाक़या याद आ जाता है कि हमने वो 8 मार्च को एक प्रोग्राम किया ख़वातीन का, तो मैं उससे पहले बम्बई से होके आया, तो मैंने वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि भाई ख़वातीन को ना मोटरसाइकिल स्कूटर चलानी चाहिए और इससे ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। वो एक हमारा आया था नया, आज अब तो बहुत अच्छा साफ़ ही हो गया, वो आया और उसने कहा कि सर आप कैसी बातें, स्टेज पे आपकी बेटी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल पे अपने बॉयफ्रेंड को बिठा के चली जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं बिल्कुल कोई भी नाराज़ नहीं हुआ। फिर ज़ाहिर उन्हें समझाया गया कि भाई बच्ची जो है अपनी माँ को नहीं ले जाएगी अपनी,
तो ये, और आज वो बड़ा शर्मिंदा होता है इस बात पे। तो अगर मैं उस पर नाराज़ होता, अपनी अना का मसला बना लेता, तो जाहिर है वो बात नहीं होती। मैंने उसे बर्दाश्त किया और उसके बाद आज वो बड़ा हो। तो ये तरबियत की बात। अच्छा हुआ उसने कह दिया कि उससे मेरे रवैये से ओपननेस हो गई, उसने सीख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीचर्स का। मेरी एक टीचर थी मिस बीना, इंग्लिश पढ़ाती थी। मेरा लैंग्वेज पर जो भी कमांड है उनकी वजह से। उन्होंने मुझे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई है। अगर वो नहीं होती ना तो आज मैं लिटरली कुछ भी नहीं होती। इट्स एन एज सेंसिटिव थिंग। उस एज में जब आप ये देखते हैं कि यार मेरा टीचर मुझसे इतना प्यार करता है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। एक टीचर थी मेरी जो मुझे याद आई है इस वक्त, कि 9th क्लास में थी वो। मुझे अगर जैसे याद नहीं होता था, कोई इशू होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, तो वो जैसे बाकी टीचर्स करते थे कि ब्लेम कर दिया या बोल दिया, तो वो नहीं बोलती थी। वो कहती हैं अच्छा चलो तुम्हें जो भी याद है ना, तुम बैठो यहाँ पे, तुम लिखो, जितना याद है, जितना भी याद है वो तुम लिखो। तो मेरी सिर्फ उसी सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, अपनी तो बाकी चीज़ों में। तो टीचर्स का ये रोल होता। तो वो एक पार्ट था मेरी लाइफ का कि जब मैथ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगी, और जब मैं एकेडमी में वही क्वेश्चन जो मैं स्कूल में पढ़ रही हूँ और उसका मैंने गलत आंसर दे दिया है, और या मैं आंसर ही नहीं दे रही हूँ, या आई एम हिटिंग दैट पार्ट ऑफ माई स्कूल, वही जब मैं घर आके पढ़ रही हूँ, एकेडमी में पढ़ रही हूँ, आई लव दैट, क्योंकि मैंने आंसर किया और मैं सही साबित हुई। माई टीचर सेड वेरी गुड बसमा। तो आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ एट दैट मोमेंट कि हाँ मैंने सही आंसर किया है। और यूनिवर्सिटी में आई मेट अ टीचर हु वाज इन हिज 70s, और यूनिवर्सिटी में सुबह 7:30 क्लास होती थी उनकी। रिलेटिवली बोरिंग सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक केम पढ़ाते थे, बल्कि केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज पढ़ाते थे, रिलेटिवली ड्राई सब्जेक्ट। और 7:30 की क्लास में क्लास से बाहर लोग बैठे होते थे। क्लास मतलब ओवरफ्लो हो चुकी है, दरवाजे में लोग बैठे हुए हैं, उसके पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, अंदर देख रहे हैं, बस के सर नज़र आ जाए। एंड ही वाज 70+। और आई थिंक उनका ये इम्पैक्ट हुआ था कि मुझे लगा था कि यार आई वांट टू बी दैट समडे, कि मतलब 70 में आपके पास इतनी एनर्जी है और आपका इतना करिश्मा है, ठीक है, कि आपने इतने बच्चों को होल्ड करके रखा हुआ है कि वो अपनी नींद कुर्बान करके सुबह 7:30 वाली क्लास में पहुँचे हुए हैं। एंड दे आर एक्टिव एंड दे आर राइटिंग एंड दे आर इन्वॉल्व्ड, दे नेवर मिस देयर लैब्स। डू यू थिंक कि आपके टीचर को पता होगा कि उन्होंने कितना गलत किया है? उनको कोई बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज़ का। बताता है कि उनको पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आता है, ही लिटरली डज दैट। तो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। आई होप कि अब वो किसी अच्छी जगह पे हों। आई रियली विश कि वो किसी अच्छी जगह पे हों, उनका सिक्योर्ड हो फ्यूचर आगे का, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़े हो गए होंगे अब तो डेफिनेटली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको पता भी होगा कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया और इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा। उन्हें कभी भी याद नहीं होगा। आज भी वो शायद ज़िंदा हो, शायद कभी भी नहीं मेरा ख्याल है कि वो याद करेंगे कि कोई मुदस्सिर था, मैंने उसे मारा था। शायद ये एक क्लिप उन तक पहुंच जाए तो शायद याद आ जाए। अदरवाइज़ मैं हमेशा, मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं कभी मुझे मौका मिले तो मैं सरगोदा जाऊं और सरगोदा जाकर जितने फीसिस, जितने पैसे हैं, जितने भी पैसे उनके मुंह पे मार के आऊँ। मेरा दिल करता है कभी कभी। सारी बातों की बात पता है क्या है? हमें अब मज़ीद ट्रॉमेटाइज बच्चे नहीं चाहिए। इज़ इट टू मच टू आस्क फॉर?